अब होने वाला है शंखनाद, पिच रही है चुनावी बिसात। किस करवट बैठेगा सियासत का ऊंट? नेता नहीं, जनता तय करेगी किसकी बनाएगी अपनी सरकार। चुनाव से पहले चुनाव की बात, हर दावेदार से कराएंगे आपकी मुलाकात। देखिए विधानसभा चुनाव पर चुनावी चर्चा। कि डॉक्टर साहब की गाड़ी तोड़ दो, डॉक्टर साहब को मार दो, क्योंकि किसी 2-4 गुंडे उसमें से उतरे थे, उन्होंने कहा था रिवॉल्वर निकालो गोली मार दो। जी भाई देखिए, मार देंगे तो अलग। बीत चुकी है चुनावी बरसात, हर तरफ है चुनाव का माहौल। सभी दलों ने फेंक दिए हैं अपने चुनावी पैंत। हर गली मोहल्ले चौराहे नुक्कड़ पर है चुनाव की चर्चा। ऐसी ही एक चुनावी चर्चा में मैं ऋषिपाल सिंह जनमत टाइम्स के इस विशेष कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की हमारी मुख्य मेहमान हैं आम आदमी पार्टी से शकील उस्मानी जी, चिकित्सा प्रकोष्ठ प्रदेश सचिव, संजीव साख जिला अध्यक्ष इटावा, डॉक्टर शिव प्रताप राजपूत प्रत्याशी विधानसभा सदर इटावा। आप सभी लोगों का आज के हमारे चुनावी कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, जो आप लोगों ने अपने व्यस्तम समय में से हमें आज का समय दिया। तो आइए शुरू करते हैं आज की चुनावी चर्चा। आप रैली नहीं कर सकते, बड़ी बड़ी जनसभाएं नहीं कर सकते, तो आप किन माध्यमों को अपना रहे हैं कि जिसके द्वारा आप चुनाव प्रचार कर सकते हैं? कौन कौन से माध्यम हैं आप? देखिए, हमारा शुरू से ही ये स्टैंड रहा है, दिल्ली में भी शुरू से ही, कि बड़ी बड़ी रैलियां करना एक फिजूल खर्ची है। ये वीआईपी कल्चर है। जिनके पास पैसा होता है वो रैलियों में लाखों और करोड़ों रुपया खर्च कर देते हैं। जब मैंने पहला चुनाव दिल्ली में लड़ा था, बगैर रैलियों के नुक्कड़ सभाएं करके लड़ा था। केजरीवाल जी ने कोई बड़ी रैली नहीं की। तो ये जो कुछ आज हो रहा है वो हमारे हिसाब से तो अच्छा हो रहा है। रैलियां सिर्फ पैसे वाले लोग, नाजायज पैसा जो उनके पास होता है उनको बर्बाद करते हैं। हम लोग नुक्कड़ सभाओं पे और डोर टू डोर पे विश्वास करते हैं। इटावा में, रही बात इटावा पे हम आ जाते हैं तो बहुत ही अच्छा, जिस तरह से हम लोगों ने प्रोग्रामिंग चेक की थी उसी हिसाब से अपना काम कर रहे हैं। लोगों के घर घर जाके डोर टू डोर अभियान चला रहे हैं और हम सफल भी हैं उसमें, लोगों के साथ पहुंच रहे हैं। बिल्कुल। वर्तमान समय में मेरा जो अगला सवाल रहेगा प्रत्याशी जी से है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि इस समय महंगाई चरम पर है, आम जनता त्राही त्राही कर रही है। 70 का पेट्रोल 100 में है, जो 70-80 रुपए में खाने वाला तेल मिलता था वो आज कहीं ना कहीं 200 रुपए है। हर जरूरत की चीज महंगी हो चुकी है। यदि आप सत्ता में आते हैं तो इसके लिए आपने क्या रूपरेखा बनाई है? महंगाई पे आप किस प्रकार कंट्रोल करेंगे? देखिए, पहले तो मैं सभी जो हमारी जनता जनार्दन उससे माफी चाहता हूँ कि नेताओं की उपस्थिति के बावजूद भी उन्हें इस महंगाई के त्रैमाम से गुजरना पड़ रहा है। और ये बहुत ही बड़ी त्रासदी है उन लोगों के लिए। गरीबों से पूछना चाहिए कि वो कैसे अपने डेली रोज़मर्रा की जो डेली एक्टिविटीज़ है वो कर पा रहे हैं। ये बहुत ही मुश्किल काम है उनके लिए। उनकी जो दैनिक जो उपयोगी वस्तुएं थी वो महंगी हो गई। रही बात हमारी पार्टी के लिए, तो हमारी पार्टी ने उसके लिए प्रॉपर एक स्कीम तैयार की हुई है। हम जो लॉसेस हैं वो बचाएंगे। बेसिकली महंगाई बढ़ने का तरीका यही होता है कि जितने ज़्यादा लॉसेस जो आउटफ्लो है वो बढ़ जाते हैं, और उन लॉसेस को अगर हम कट कर पाएंगे, जो बजट है, जो चीज़ें हैं, अगर डायरेक्ट टू द पॉइंट जनता तक पहुंचती हैं तो वो लॉसेस कट होने महंगाई कर देते हैं। डेफिनेटली, और हमने उस पर काम किया भी है। जी, अगला सवाल ये रहेगा कि भारत युवाओं का देश है। जी, सबसे बड़ी जो जनसंख्या है भारत में वो युवाओं की है, और आज का युवा कहीं ना कहीं रोजगार के लिए दर दर भटक रहा है, लाठियां खा रहा है। तो आपकी सरकार आने पर उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए आप क्या सवाल देकर आए? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है आपका। हमारे एजेंडा का मेन पॉइंट भी यही है। हमने शिक्षा पे पहले तो काम करने के लिए 25% बजट जो है ना वो एलोकेट किया हुआ है। दूसरा हमारा बड़ा पॉइंट यह है कि हम प्रति वर्ष 10 लाख नौकरियां देने का जो हमने एक एजेंडा तैयार किया हुआ है वो कहीं ना कहीं युवाओं को प्रमोट करेगा, उनकी स्थिति को मजबूत करेगा प्रदेश में। ठीक है ना? और अगर वो हम कर पाने में सक्षम होते हैं, हमने दे पाते हैं, ये हमारे लिए सबसे बड़ी सफलता होगी। दूसरा,
उसका जो एक बैकअप प्लान है, वो बैकअप प्लान हमारा ये है कि अगर किसी कारणवश समस्त बेरोजगारों को नौकरी हम नहीं दे पाएंगे, क्योंकि डेटा के अनुसार करीब 34 लाख बेरोजगार अभी भी हमारे यहाँ शिक्षित बेरोजगार हैं प्रदेश में, तो बाकी के बचे हुए लोगों के लिए 5,000 रुपये प्रति माह का जो बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है, देने की बात हमने की हुई है, ताकि हम उन लोगों को एक बैकअप प्रदान कर सकें, उनको हम दे सकें, ताकि वो अपनी शिक्षा या अपनी जो एक्टिविटीज़ हैं उनको विकसित कर सकें। जी बिल्कुल। अगला सवाल प्रदेश सचिव जी से हमारा रहेगा कि दिल्ली मॉडल, जिस मॉडल के आधार पर आपने दिल्ली में अपनी सरकार बनाई है जी, और आप सरकार में हैं अभी जी, तो उसके लिए आप कितना प्रयास कर रहे हैं दिल्ली मॉडल को यूपी में लाने के लिए? देखिए, पहला प्रयास तो हमारा रहेगा कि हम सत्ता में आए यहाँ पर जी, बाकी प्रदेशों के साथ में उत्तर प्रदेश में भी सत्ता में आए जी। सत्ता में आने के बाद जो मॉडल हम दिल्ली में अपना इस्तेमाल कर रहे हैं, दिल्ली में थोड़ा सा हम पीछे थोड़ा सा रह जाते हैं, जो केंद्र सरकार का जो हस्तक्षेप रहता है, पुलिस वाला या लेफ्टिनेंट जनरल वाला, गवर्नर वाला, तो वो यहाँ पर नहीं रहेगा, तो हम उससे भी बेहतर यहाँ पर करने में सक्षम होंगे। उसी मॉडल को और बेहतर लेके आए। जो दिल्ली मॉडल जब सरकार आती है तो दिल्ली से अच्छा आप उससे और अच्छा, क्योंकि हम यहाँ गवर्नेंस भी अच्छी कर पाएंगे। इंडिपेंडेंट गवर्नेंस है हमारी उत्तर प्रदेश में, क्योंकि दिल्ली में कहीं ना कहीं हम लैग करते हैं केंद्र सरकार के हस्तक्षेप की वजह से, और वो हस्तक्षेप शायद उत्तर प्रदेश में नहीं रहेगा, क्योंकि जो गवर्नेंस में जो भी ब्यूरोक्रेसी है वो भी हमारे अंडर में होगी, तो उसका हम बेहतर इस्तेमाल करके ये जो गुंडागर्दी जो आपने परसों वाली घटना का जो किया है, उसको वो घटनाएं हर जगह पर खत्म करके रहेंगे। चलिए अगला सवाल जिलाध्यक्ष हमारा रहेगा कि वर्तमान में जो सरकार है उनकी जो योजना है, जैसे कि उज्ज्वला योजना है, आम आदमी के लिए ये कितना खरीद कर पा रही है, आपके इस पे क्या मत रहेगा? देखिए, वर्तमान सरकार की योजनाएं जो भी हैं एक लॉलीपॉप है जनता के लिए, मजाक बन के रह गई है। बहुत हंसी आती है इनकी योजनाओं पे। 1,000 रुपए जब सिलेंडर भरवाने के लिए जिसके पास, गरीब के पास पैसा नहीं है, और कहते हैं सिलेंडर मैंने फ्री में दे दिया, क्या करेंगे? सिलेंडर सब कबाड़े में पड़े हुए हैं। आप इसके तरह और भी एक आध योजनाएं बनाते हैं। जो भी गवर्नमेंट की योजनाएं बन रही हैं वो स्वयं के नेताओं के पेट भरने के लिए बनाई जाती हैं। जैसे एक उदाहरण बहुत जल्दी देते हैं, जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत जो इन्होंने एक महा घोटाला किया है, वो सबके सामने हमारे जो नेता है संजय सिंह जी ने खोला है कि उसके लिए जो पाइपलाइन बिछाई जाती है, घरों में वो पानी पहुंचाया जाता है, तो 2 विभाग, इसके 2 डिपार्टमेंट होते हैं, एक जल निगम होता है और एक जल जीवन मिशन। इन्होंने टांग उसेड़ दी बीच में, पैदा करने के लिए, पैसा पैदा करने के लिए। तो उनके जो मंत्री हैं उन्होंने हजारों करोड़ रुपए का, 35,000 करोड़ का घोटाला किया है उसके अंदर। इसलिए इसी तरह से इनकी सारी योजनाएं यहाँ चल रही हैं और इन योजनाओं के लॉलीपॉप पब्लिक को दिखा देती है, लेकिन फील्ड पे कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। चलिए अगला सवाल हमारा जो है किसान बिल और लखीमपुर में जो किसानों की हत्या हुई है, हमारे किसानों पर आप क्या कहना चाहेंगे? किस प्रकार से आप भाजपा सरकार को देखते हैं? देखिए, लखीमपुर कांड ही इनको, इनके ताबूत में आखिरी कील के मतलब साबित होने जा रहा है भाजपा के। जो भी यहाँ पे इन्होंने जो अपनी गुंडागर्दी दिखाई है, एक पद के रहते हुए केंद्रीय मंत्री का बेटा जब वहां पे किसानों के ऊपर अपनी थार जीप चढ़ा देता है, देखते पूरे देश में देखा ये तमाशा, वीडियो है उसके, और एक पत्रकार की हत्या उसमें हो जाती है, 5 लोगों की हत्या होती है, बहुत बचाने की उसे कोशिश की गई, लेकिन अब किसान आक्रोशित है। इन्होंने वादा किया था इसकी हम जांच कराएंगे, लेकिन इन्होंने जांच नहीं कराई अभी तक। उसके हिसाब से किसानों ने अपना आंदोलन खत्म किया था। किसान आक्रोशित है उत्तर प्रदेश का, गांव-गांव में जाते हम किसानों के बीच में रहते हैं और वो सबक सिखाने के लिए तैयार बैठा हुआ है उत्तर प्रदेश का किसान। तो बिल्कुल, जबकि वर्तमान सरकार ने इस पर आदेश भी दिया था, लेकिन अभी तक काफी जांच चल रही है और वो जांच अभी तक पूरी नहीं हो पाई, चलती नहीं। देखिए, हर किसान की मांग है ये। हम यहाँ पे जो भी बात कहते हैं वो किसानों की बात कहते हैं, उन लोगों के बीच जाते हैं, बैठते हैं, उठते हैं। उनका कहना है कि जब तक अजय टैनी का इस्तीफा नहीं हो जाता है, अजय टैनी के इस्तीफे पे किसान अड़ा हुआ है, जब तक अजय टैनी का इस्तीफा नहीं होता है, इस कांड की जांच हो ही नहीं सकती है। बल्कि ये जो इनका पुत्र है वो उसको निकालने की और जेल से कोशिश कर रहे हैं। जी बिल्कुल। अगला सवाल और रहेगा कि जो भारत देश हमारा कृषि प्रधान देश है,
60% जनता जो है कृषि पर अपना जीवन यापन करती है। तो आपकी एजेंडे में कृषि यानी किसानों के लिए क्या लेकर आप आए? देखिए, मैंने जो केजरीवाल जी ने घोषणा पत्र जारी किया है, ये घोषणा पत्र नहीं गारंटी पत्र जारी किया है। अभी तक किसानों की मोदी जी आए थे लॉलीपॉप देके सत्ता में कि किसानों की आय दुगनी करेंगे, लेकिन हालात वर्तमान में मैं चैलेंज के साथ कहना चाहता हूं, हर किसान के हालात वो हैं कि जो बेचारे की 2000 रुपए की इनकम हो रही थी वो 1000 की रह गई, आधी रह गई है दुगनी की वजह। उल्टा कर लग गया है यहाँ, क्योंकि डीएपी पे रेट बढ़ाए गए हैं, पेस्टिसाइड पे रेट बढ़ाए गए हैं, हर चीज की महंगाई हो गई है। डीजल 100 रुपए के समथिंग जा रहा है, तो ट्रैक्टर वालों ने जुताई 700, 800, 900 रुपए घंटे कर दी है, तो ये सारा लोड जो है किसान के ऊपर जा रहा है। तो इससे लागत उनकी दुगनी हो गई है और इनकम जो है आधी रह गई है जो हो रही थी। इसके बाद आपका सवाल है कि किसानों के लिए आपकी आदमी क्या काम करेगी, आम आदमी पार्टी क्या काम करेगी। तो हमारे माननीय केजरीवाल जी ने यह घोषणा की है कि उत्तर प्रदेश के सारे किसानों के सभी तरह के कर्जे माफ करके उनको लेवल पे लाएंगे। बैंक में चाहे केसीसी के रूप में हो, ट्रैक्टर लोन के रूप में हो, किसी लोन के रूप में हो, सारे कर्जे उनके माफ करेंगे। उसके बाद किसानों को जो सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली दी जाएगी, किसानों के जो बकाया बिल है वो किसान जो बिजली बिल भी है वो भी माफ किए जाएंगे। और जो हमारा पश्चिम क्षेत्र है वहां पे गन्ना किसानों के लिए बहुत बड़ी राहत की घोषणा की है कि इनके 2-2 साल से, इनकी तो सरकार बने हुए 5 साल हो गए हैं, 5 साल में इन्होंने 1 रुपया भी नहीं बढ़ाया। जब बहुत ज्यादा इनकी छींचा लेकर हुई तो 25 रुपए बढ़ाए। बताइए, हमारे 25 रुपए बढ़ा रहे हैं और इनका वेतन देखिए कहां से कहां नेताओं का पहुंच गया होगा। ये सब देश देख रहा है, जमाना देख रहा है और सब आम आदमी देख रहा है। तो हमारे 25 रुपए बढ़ाने पे प्रचार में इन्होंने 25 करोड़ रुपया खर्च कर दिया कि मैंने किसानों को 25 रुपए बढ़ा दिए। ये तो इनके हालात, इनकी नीयत है काम करने की। लेकिन केजरीवाल जी ने घोषणा की है कि जैसे ही हमारी सरकार बनेगी उत्तर प्रदेश में 24 घंटे के अंदर किसान इधर गन्ना अपना दे के आए, उधर से अपना भुगतान लेके आए। 24 घंटे के अंदर पैसा उनके खाते में डालेंगे। आपका सुझाव है। तो ये अगला सवाल मेरा ये है जी आपसे रहेगा जी, बताइए कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वच्छ भारत मिशन को भारत में लॉन्च किया है, तो आप कितना ऐसे खरा देख पा रहे हैं अपने विधानसभा क्षेत्र में? मैं प्रदेश की बात नहीं करूंगा, मैं विधानसभा क्षेत्र की बात करूंगा। विधानसभा क्षेत्र में आप इसको कितना खरा देख पा रहे हैं? आपका सवाल फिर एक बार बहुत अच्छा है। पहले मैं हर सवाल को जवाब देने से पहले मैं एक बार हमेशा कहता हूँ जी कि भारतीय जनता पार्टी की बात ना करें तो बेहतर है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी क्या करती है ये नेताओं से बेहतर तो जनता देख पा रही है इस समय। रही बात स्वच्छ भारत मिशन की, तो उस पर तो मैं आ ही जाऊँगा। मैं सबसे पहले तो बहुत ही ज़्यादा मैं कहूँ कि दुखी हूँ माँ गंगे की स्थिति देख के जी, जिसको इन्होंने अपने बड़े एजेंडे में शामिल किया था। उसकी क्या स्थिति है, वहाँ की सफाई की क्या स्थिति है, उनको इन्होंने साफ करने के लिए कई हजार करोड़ रुपए व्यय कर दिए, बर्बाद कर दिए, लेकिन स्थिति जहागी था। अब मैं आ जाता हूँ क्षेत्रीय बात। जी बिल्कुल। क्षेत्रीय बात में मैं गांव में भ्रमण करता हूँ, सब जगह जाता हूँ। मैं नारायणपुरा गांव की बात करूँ, चाहे मैं आपका यहाँ पूरन सकरौली की बात करूँ, चाहे मैं आपको हमारा जो यहाँ पे नगरिया है, कई सारे गाँव हैं, या मैं शहर में आ जाऊँ तो शहर में चाहे चपेटी हो, पचरा हो, ठीक है ना, तो इन जगहों की स्थिति ये है, बगल में नालियाँ बह रही हैं, उनके लिए कोई व्यवस्था प्रॉपर नहीं है, उनकी नालियों की सफाई नहीं है। अगर निकाल के बाहर रख भी दिया गया बनवा तो वहीं पड़ा हुआ है, उसको कलेक्ट नहीं किया जाता है, प्रॉपर उसका डिस्पोजल नहीं है। तो ये स्वच्छ भारत मिशन की एक ऐसी बद हालत है जिसको शायद मैं कहूँगा कि आप लोगों के माध्यम से मोदी जी के पास पहुँच जाए तो बहुत बेहतर है। हम लोग तो नाकाम है, हम आम जनता है, हम लोग नाकाम है उनके पास तक पहुँचाने में, जिसका उन्होंने सबसे बड़ा पीड़ा देश में उठाया था। जी बिल्कुल, जिसका सबसे बड़ा पीड़ा उन्होंने उठाया था, हम लोग पहुँचाने में नाकाम है। आप शायद पहुँचा दें, बेहतर है हमारे लिए। बड़ी मैं शुक्रगुजार रहूँगा आप लोगों का। अगला सवाल मेरा ये रहेगा कि सभी पार्टियों की जी प्रदेश अध्यक्ष या राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चुनाव में लगे हुए हैं जी, अपने प्रत्याशियों का, अपनी पार्टी का चुनाव प्रचार कर रहे हैं जी। तो केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री कब उत्तर प्रदेश आ रहे हैं आम आदमी के प्रत्याशियों का मनोबल बढ़ाने के लिए? जी, उन्होंने लखनऊ में कार्यक्रम कर चुके हैं वो,
बाकी माननीय हमारे जो राज्यसभा सांसद जी हैं जी, माननीय संजय सिंह जी, वो भी प्रत्येक विधानसभा में जाके कार्यक्रम कर रहे हैं। सारे कार्यक्रम प्रस्तावित हैं, वो हर जगह लग के अपना जो है ना मैं कहूँगा जनसभाएं कर रहे हैं। डोर टू डोर जो हमारा यूएसपी कैंपेन है वो कर रहे हैं और आगामी दिनों में भी हमारे कार्यक्रम प्रस्तावित हैं, सारे लगे हुए हैं, जिसके लिए हमने योजनाएं बना रखी हैं। चलिए बिल्कुल। अगला सवाल मैं प्रदेश अध्यक्ष जी से जानना चाहूँगा कि योगी सरकार में गायों को लेकर के हर जिले में गौशाला का निर्माण किया गया, इस पर आप भाजपा को किस तरह देखते हैं? निर्माण कहना गलत होगा मेरे हिसाब से। निर्माण बहुत इक्का दुक्का गांव में ही हुआ है जी। प्रस्तावित है, पैसा पहुंच गया है, हुआ कुछ नहीं है। अगर आप देखें जाके तो मेरे हिसाब से कोई ऐसी गौशाला नहीं होगी यहाँ जहाँ पर 5-6 गाय भी सही से उनको खाना पीना मिल रहा हो, जबकि पैसा हर गौशाला के लिए लगभग 1000, 1500 या 2000 गाय के लिए भी आ चुका है और वो खर्च हो चुका है। कहाँ है किसी को पता नहीं, मुझे तो इनफेक्ट नहीं पता है। चलिए एक सवाल और रहेगा कि हमारा गायों या अन्य जानवरों की बात की जाए, उत्तर प्रदेश में इनका बहुत बड़ा आतंक है। किसान परेशान है, लाचार है, इनके आगे रात रात भर जागकर किसान अपने फसलों की रखवाली करते हैं। मान लीजिए यदि आपकी सरकार आती है उत्तर प्रदेश में जी, तो क्या इनके लिए कोई आपके एजेंडे में कुछ आपने ऐसे नियम कानून को शामिल किया है कि क्या करेंगे आप? इनके लिए एजेंडा तो सेम यही है जो इन्होंने नाम दिया है कि हमने ऐसा कर दिया है जी। इसी की व्यवस्था को अगर हम सुधार देते हैं, यही बजट हम इस्तेमाल कर देते हैं जो जेबों में पहुंच गया है, तो ये समस्या जड़ से खत्म हो जाएगी, इसका नाम भी नहीं रहेगा। चलिए आज की इस प्रोग्राम का जो अंतिम सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगा जी कि आम जनता के लिए आपके मैनिफेस्टो में क्या है, क्या लेकर आप आई आम आदमी? क्योंकि आम आदमी पार्टी का नाम भी है आम आदमी पार्टी, तो आम जनता के क्या है मैनिफेस्टो, क्या विस्तार से बताएं। देखिए मेरा पूरा का पूरा जो मैनिफेस्टो है, पूरे के पूरे एजेंडा है, वो सब आम आदमी के लिए ही है। मैंने कोई बड़ा एजेंडा पूंजीपतियों के लिए नहीं बनाया है। मैंने पूरा का पूरा बड़ा एजेंडा जो बहुत बड़े पैसे वाले लोग हैं उनके लिए नहीं बनाया है। सारा का सारा एजेंडा एक से लेकर लास्ट तक मैं सब आपको गिनाऊंगा, वो सब आम आदमियों के लिए ही है। चाहे वो 300 यूनिट बिजली फ्री का हो जी, पुराने बिजली बिल माफ का हो, 300 यूनिट बिजली फ्री यदि हम देंगे तो आम आदमी को कहीं ना कहीं से हेल्प पहुंचाएगा। कारण है कि 300 यूनिट ऊपर अगर कोई प्रयोग करता है 600, 700, 1000 यूनिट का जिसका प्रयोग है वो सक्षम है, उसको आवश्यकता नहीं है कि वो जो है ना फ्री बिजली का यूटिलाइजेशन कर सके। 300 यूनिट फ्री बिजली आम आदमी के लिए है, आम जनता के लिए, जिसका अपना डेली एक्टिविटीज में वो काम आएगा। शिक्षा की बात करूं, मैंने शिक्षा के लिए कहा है स्कूलों का निर्माण जोरदार और उनकी जो रेनोवेशन के काम है वो आम जनता के लिए है। बड़े बड़े स्कूलों में जो पूंजीपतियों कॉर्पोरेट स्कूल्स हैं जिनकी मैं बात करूं, उसमें आम जनता नहीं लगती जी, ना वो पढ़ाने में सक्षम है, ना उनकी फीस का बयान कर सकती है। जी बिल्कुल। जो चिकित्सा है, मैंने जैसे मोहल्ला क्लिनिक दिल्ली में चलवाए हैं, दिल्ली में उनका एक अपना एक मॉडल है जो हम प्रयोग करते हैं। शिक्षा चिकित्सा दोनों पे बड़ा जोर है दिल्ली में, बड़ा सफल मॉडल भी हमारा रहा है वहाँ पे। ये सब आम जनता के लिए। मैं किसानों पे आ जाता हूँ। किसानों के लिए आपको मैं बताऊँ, सारा का सारा जो कर्ज माफी के बाद हमारे अध्यक्ष जी ने भी कही किसी भी प्रकार का जो कर्ज है वो माफ किया जाएगा, ये आम जनता की बात है। ठीक है, अब मैं जाता हूँ महिलाओं की बात। शायद 1000 रुपए की कोई कीमत पूंजीपतियों के लिए नहीं है, लेकिन वो हमारी माताएं बहनें जिनको अपनी जेब खर्च चलाने में बड़ी दिक्कत होती है, जिनको अपना घर का राशन खरीदने में बड़ी दिक्कत होती है, यदि इनको सालाना 12,000 रुपये की मदद सरकार की तरफ से मिलती है तो मैं समझता हूँ कि बड़ी मदद है, ये आम जनता की बात है। तो हमने अपने एजेंडे को, हमने अपने मैनिफेस्टो को किसी भी प्रकार से आम जनता के इर्द गिर्द ही रखा है, हमने उससे बाहर कहीं नहीं किया। जी, अभी 2 दिन पहले, मैंने सालों पहले भी लिया था जी कि आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ जी, इस पर आप क्या कहना चाहिए? मैं कहता हूँ कि अन्य लोग भयभीत हो गए मुझसे। अब वो चाहते हैं कि डॉक्टर साहब की गाड़ी तोड़ दो, डॉक्टर साहब को मार दो, क्योंकि किसी 2-4 गुंडे उसमें से उतरे थे, उन्होंने कहा था रिवॉल्वर निकालो, गोली मार दो। जी भाई देखिए, मार देंगे तो अलग बात है, मैं निकल जाऊंगा यहाँ से। डॉक्टर साहब किसी भी तरीके से डरने वाले प्रत्याशियों में नहीं है। चुनाव लड़ेंगे, पूरी दमदारी से लड़ेंगे और जीतेंगे। ठीक है, और
इस बात को मैं किसी भी चीज़ों से जोड़ के नहीं देख रहा हूँ। लोग भयभीत हैं तो अपनी भय का, अपने चुनाव का प्रचार करके वो निकालें। हमारा बाधा, हमारी प्रतिरोध करके या हमारे रास्ते को रोक के, हमारी चीज़ों को रोक के, मेरी गाड़ियों को तोड़ के मुझे परेशान करके उनको कुछ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि ये मैसेज, ये सूचना सब जनता में जाती, जनता सब देख रही है। जी बिल्कुल, जनता सब देखती है, उनको पता है। तो डॉक्टर साहब किसी तरीके से भयभीत होकर यहाँ से चले जाएंगे, ये शायद वो सोचते हैं, तो वो निराधार है। चलिए, तो शकील उस्मानी जी, आप अपने प्रत्याशी के लिए जनता से वोटों की अपील किस प्रकार करेंगे, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, केवल अपने प्रत्याशी के लिए ही नहीं, प्रत्याशी के लिए तो मैं यहाँ पर हूँ ही। जी बिल्कुल, मैं पूरे प्रदेश की जनता से ये अपील करूंगा कि भारी मतों से हर स्तर पर आम आदमी पार्टी को जिताए, ताकि जितनी भी ये समस्याएं हैं, हम लोग जो सहन कर रहे हैं, आप लोग सहन कर रहे हैं, इनसे हमें जल्द से जल्द छुटकारा मिल जाए। क्या कहना चाहेंगे इसी बात पर? जी बिल्कुल, देखिए, हमारा मकसद है कि जनता किस तरह से पिस रही है, किस तरह से परेशान है आर्थिक रूप से और ये शैक्षिक रूप से। जो भी आम जनता के लोग हैं, रिक्शे वाला, रेडी वाला, पटरी वाला, ठेले वाला, और यही आम जनता में जो मध्यम वर्ग का आदमी आता है, उनके बच्चे उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि मेरा बच्चा डॉक्टर एक बड़ा बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है, IIT कर सकता है। तो वो सुविधाएं हम आम आदमी पार्टी आने के बाद में देगी कि जिस तरह से एक IAS या डॉक्टर का बेटा जिस स्कूल में पढ़ता है, उसी में रिक्शे वाले का बेटे को पढ़ाएंगे, और किसानों को, इन लोगों को सारों को कर्जे से मुक्त करेंगे एक बार, कि सबको लेवल मिलाएंगे। और जो खाई, यहाँ पे दो हिंदुस्तान बन रहे हैं, जो अमीर वर्ग बन रहा है और गरीब वर्ग बन रहा है, ये खाई चौड़ी होती जा रही है। इस पर विशेष रूप से काम करेंगे, ऊपर वाले को नीचे करके, एक दूसरे को समानता का शिक्षा देके, समानता का सभी सम्मान देके, और उनकी आर्थिक जरूरतें सभी देके, वही हमारे एजेंडे में है। सब उनको लाने के समानता का व्यवहार करेंगे। जी, राजेश जी, आप अपने हमारे चैनल के माध्यम से जनता से वोटों की अपील कर सकते हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? पहले तो इस लिबर्टी को देने के लिए, ये सहयोग देने के लिए आपका मैं धन्यवाद दूंगा। जी वेलकम। और मैं अपनी सभी सम्मानित जनता से, बड़े लोगों से, बुजुर्गों से, अपने छोटे भाइयों से एक अपील करता हूँ और उनसे निवेदन करता हूँ कि इस बार अपने वोटों की जो समय नियत तारीख है, उस दिन आप अपना पूर्ण निर्णय लें, सोच समझ के डिसीजन लें, वोट अपने आप को दें, क्योंकि ये आम आदमी पार्टी की लड़ाई केवल आम आदमी के लिए है, गरीबों के लिए है, ऐसी जनता के लिए है और ऐसी सरकार के लिए जो सिर्फ आम आदमी के लिए काम करती है। तो अपने वोटों को बर्बाद ना करें, उनका सही निर्णय लें और सही वोट का सुझाव अपने अन्य साथियों से लें और सही जगह वोट करें। आम आदमी पार्टी आप लोगों के लिए हर समय तत्पर रहेगी, गरीबों के लिए काम करेगी। आप लोगों को बहुत बहुत बिल्कुल, आज के इस प्रोग्राम में आने के लिए और जो चुनावी भागदौड़ में जो आपने समय हमारे चैनल को दिया, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। नमस्कार।